गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ दैट देयर आर टू वेज ऑफ स्प्रेडिंग लाइट to be the candle or the mirror that reflects it. So with this thought, I welcome you on our channel Daily Current Affair by the Study Teak. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exam. So without wasting the time, let's move on to the important news analysis. The very first important news from Indian Express. आपने रिसेंटली सुना होगा दैट एक हैप्पीनेस रिपोर्ट करके रिपोर्ट रिलीज हुई है 2 दिन पहले। ओके, इस रिपोर्ट के अगर आपने नहीं सुना इस रिपोर्ट के बारे में तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट वाज इंडियाज स्टैंड, इंडिया की क्या पोजीशन रही। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दैट इंडिया रैंक बिलो पाकिस्तान, पाकिस्तान से नीचे इंडिया की रैंकिंग रही इस रिपोर्ट में। लेकिन इस रिपोर्ट को किसने टॉप किया? फिनलैंड ने टॉप किया। ठीक है, स्ट्रेटली फिफ्थ ईयर मतलब कि लगातार 5वीं साल फिनलैंड ने टॉप किया है इस इंडेक्स में। ओके, इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाई कर दूं कि 2012 से ये रिपोर्ट रिलीज करी जा रही है। ठीक है, 2012 से ये रिपोर्ट रिलीज की जा रही है और आप लगातार अगर देखेंगे 2017 के बाद की अगर आप डाटा देखेंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी दैट इज फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड कंट्री रिमेन्स ऑन टॉप इन स्ट्रेटली 5 इयर्स, लगातार 5 सालों से ये टॉप करता आ रहा है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, दिस ईयर द 10th एडिशन ऑफ द रिपोर्ट, ये ऑफकोर्स अगर 2012 से रिपोर्ट पब्लिश हो रही है तो ये 10वां एडिशन होगा। ठीक है, दिस वाज द 10th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट विच वाज रिलीज्ड ऑन 18th ऑफ मार्च 2022। ठीक है, 18 मार्च 2022 को इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया, आइडेंटिफाइड किया गया कि फिनलैंड एज अ कंट्री हु टॉप्ड हु इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में एक्चुअली होगा क्या? ठीक है, हैप्पीएस्ट रिपोर्ट का मतलब ही है क्या कि हैप्पी। ठीक है, द कंट्री हु इज हैप्पी और द कंट्री हु इजंट हैप्पी, मतलब जो कंट्री खुश है और जो कंट्री खुश नहीं है। ठीक है, तो खुश नहीं है वो कंट्री भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो कंट्री खुश नहीं है, सबसे मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान किस सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे होगा आप सबको क्लियर हो गया होगा। तालिबान का इतना वो इशू जो हुआ उसके बाद जो कंट्री है मतलब कि लगातार चली गई अनहैप्पी के मूड में। ठीक है, सो अब तक का सबसे रैंकिंग में देखा गया है कि जो अफगानिस्तान है द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री अभी तक का माना गया इस रिपोर्ट के हिसाब से। टोटल में आपको बता दूं तो 146 कंट्री को इन्होंने रैंक किया है। टोटल में आपको बता दूं तो 146 कंट्री को इन्होंने रैंक किया है, जिसमें से इंडिया का पोजीशन क्या है? 136। ठीक है, सो इंडिया इज इन टॉप बॉटम, इंडिया टॉप बॉटम है, 136 इंडिया की रैंकिंग है। ओके, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, लिख लीजिए इंडिया रैंक्ड 136 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इंडिया इज इन टॉप बॉटम में इंडिया है। ओके, टॉप 10 बॉटम में इंडिया भी है। ये का रिपोर्ट मैंने आपको जैसा कि बताया 2012 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 2 की आइडियाज। ठीक है, 2 की आइडियाज के बेसिस पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। पहला, हैप्पीनेस और लाइफ इवैल्यूएशंस मेजर थ्रू ओपिनियन सर्वे एंड आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन वेलबींग। ठीक है, हैप्पीनेस और लाइफ का जो इवैल्यूएशन किया जाता है किसके थ्रू मेजर किया जाता है? इससे ओपिनियन सर्वे के थ्रू मेजर किया जाएगा, आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन वेलबींग के थ्रू इसको मेजर किया जाएगा। दूसरा क्या है? लाइफ इवैल्यूएशन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, कंट्री के अक्रॉस में लाइफ इवैल्यूएशन किया जाएगा, उससे इस रिपोर्ट को रिलीज की जाएगी। ठीक है, सो ये 2 की आइडियाज लिख लीजिएगा जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। यहां पर आपको इस बेसिस पे रिपोर्ट को रिलीज की जाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो लिख लीजिए पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, हमेशा से पब्लिश किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ये पब्लिश करता है, 2012 से इसको लगातार यही पब्लिश कर रहा है। ठीक है, और ये बहुत सारी सेवरल फैक्टर को देख के पब्लिश करता है। जैसे कि आप देखिएगा कि यहाँ पर रियल जीडीपी का देखा जाता है, पर कैपिटा आपको देखा जाएगा, सोशल सपोर्ट देखा जाएगा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाएगा, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस देखा जाएगा, जेनरोसिटी देखा जाएगा। ठीक है, परसेप्शंस ऑफ करप्शन देखा जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजें, इन सारी फैक्टर्स को मिलाकर इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। और हमेशा अगर आप देखिएगा तो यूजुअली देखिएगा कि आप 150 कंट्री को ये रैंक करते हैं, बस दिस टाइम दे रैंक इट रैंक्स कितने? 146 कंट्रीज। ओके, एवरी ईयर ईच वेरिएबल्स मेजर्स अ पॉल्यूटेड वेट लिफ्टेड एवरेज स्कोर ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 दैट ट्रैक्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
time and further compared with other countries this year the report ranked 146 country। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यूजुअली अगर आप देखें तो एवरेज पॉइंट से अगर आप देखें तो 150 कंट्री को रैंक किया जाता है, लेकिन इस साल कितनी कंट्रीज को रैंक किया गया? 146 कंट्रीज को रैंक किया गया, जिसमें से इंडिया का स्टैंड 136। ठीक है, फिर दिस ईयर द कंट्री विच रैंक्ड इन टॉप 10 लास्ट ईयर। ठीक है, टॉप 10 आपको मैं बताऊंगा, कंट्रीज के नाम बताऊंगा जिन्होंने टॉप 10 छोड़िए, मैं आपको टॉप 15 बताऊंगा। लेकिन अफगानिस्तान was ranked as the most unhappy country। ठीक है, मोस्ट अनहैप्पी कंट्री मतलब अफगानिस्तान 146 रैंक होल्डर है। ठीक है, अफगानिस्तान 146 रैंक होल्डर है, और उसी के पीछे कौन कौन है? 145 पे लेबनान आपको मिलेगा, 144 पे आपको जिम्बाब्वे मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको अभी मैं दिखा देता हूं कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने टॉप 15 रैंक के होल्डर हैं। ठीक है, इंडिया का मैंने आपको क्लियर कर दिया, 139 से ये 3 स्टेप कम हुए हैं, 136 पे आए हैं। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 139 इनको रैंक किया गया था, हमारी कंट्रीज को 139 रैंक किया गया था, लेकिन इस साल हमने देखा कि 136 पे हम आए हैं। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत लिटिल बिट इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन दीज आर द 15 कंट्रीज हु आर इन टॉप 15। ठीक है, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ओके, स्वीडन, नॉर्वे, इजराइल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ठीक है, जर्मनी, कनाडा। ठीक है, सो दीज आर द 15 टॉप मोस्ट कंट्रीज हु हैज इन टॉप 15 में इन्होंने अपना, और फिनलैंड का तो कोई जवाब ही नहीं है। फिनलैंड स्ट्रेटली 5 ईयर तक, ठीक है, मतलब कि 5 साल तक इन्होंने अब तक अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखा है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री के नाम पे। ठीक है, इनको वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री के नाम पे इनको जाना जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कुछ आपको एक्सपेक्टेंसी वहां देखी जाती है। रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है ये भी आपने लिख लिया होगा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इन्होंने ये रिपोर्ट को रिलीज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। ओके, और भी मैंने आपको चीजें यहां पर क्लियर कर दी, अफगानिस्तान से रिलेटेड चीजें क्लियर कर दी। अफगानिस्तान की रैंकिंग आप सबको मैंने बता दिया किस लिए इतना मोस्ट अनहैप्पी कंट्री में क्यों दिखा गया, क्योंकि जो तालिबान का जो डायरेक्टली एग्रेशन रहा है टुवर्ड्स इन अफगानिस्तान कंट्री। ठीक है, उसके बाद जो कंट्री की इकोनॉमी, लोगों का वहां पर जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा एकदम मैं बोल सकता हूँ उसको बयान नहीं करने वाली चीजें हैं वो सब। ठीक है, सो ये सब चीजों को रिपोर्ट में, ये सब चीजों को नजर रखते हुए इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया और अफगानिस्तान को रैंक किया गया एज द मोस्ट अनहैप्पी नेशंस। ठीक है, सो इट वाज केम ऑन 18th of March को ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, और जिसमें फिनलैंड ने टॉप किया। भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है जिसमें फिनलैंड ने टॉप किया है स्ट्रेटली 5 ईयर, 5 सालों से वो टॉप करते आ रहे हैं। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे हम लोग बढ़ते हैं। आप सबने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सब पढ़ते भी होंगे। ठीक है, किसी को कुछ पता होगा, किसी को कुछ नहीं पता होगा, किसी को बहुत कुछ पता होगा। 3 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, पहला तो जिसको सबसे ज्यादा पता होता है, ठीक है, जिसको सब कुछ पता होता है, उसको कुछ भी पूछिए आपको सब कुछ पता होगा। ठीक है, दूसरा पता होता है लेकिन कंफ्यूज रहता है। ठीक है, पता होता है लेकिन कंफ्यूज रहता है। और तीसरा कैसा होता है? तीसरा को पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो मैं भी उन्हीं में से हूं, इसलिए मैं आपको कम से कम 15 ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं, 15 से 20 फैक्ट बताने वाला हूं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपकी आंसर राइटिंग के लिए आपको आंसर राइटिंग में एक कलर प्रोवाइड कराएगा वो। ठीक है, एक ब्यूटीफुल लुक प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 15 फैक्ट अगर आपने लिख लिया, ठीक है, अगर आपने इस 15 फैक्ट को जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, सो नो वन विल अंडरस्टिमेट यू। ओके, आपको लगभग मतलब कि इसी में आप 15 पॉइंट्स में आपको हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन ड्राफ्ट करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करता है। ओके, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9th December 1946। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब कन्वीन की गई थी? 9 दिसंबर 1946 में कन्वीन की गई थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, B.R. अम्बेडकर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, B.R. अम्बेडकर को क्या बोला जाता है? एज द फादर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, आप सबने ये सुना भी होगा। ठीक है, मेनली अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिए। 26th of November 1949 is the date on which our constitution become legally binding। ठीक है,
ये ऐसा डेट है 26 ऑफ नवंबर, ऐसा डेट है 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीगली बाइंड हुआ, ठीक है। एंड इन 1930 द डेट ऑफ 26 जनवरी वाज चूजन टू अनाउंस पूर्ण स्वराज और कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। 1930 में एक डेट चूज किया गया था 26 जनवरी को, एक डेट चूज किया गया था 26 जनवरी कि हम इस डेट को क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट फ्रीडम नियुक्त करेंगे, ओके। और ऑन 24 ऑफ जन 1950 द असेंबलीज फाइनल सेशन कन्वीन, ठीक है। असेंबली का फाइनल सेशन 24 ऑफ जनवरी 1950 में हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड बाय ईच मेंबर ट्वाइस, वंस इन हिंदी एंड वंस इन इंग्लिश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेनली लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ 2 बार, ठीक है, 2 बार साइन हुआ ईच मेंबर के द्वारा। पहला तो एक हिंदी में साइन हुआ था, दूसरा इंग्लिश में साइन हुआ था, ओके। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट प्रेम बिहारी हैंड रोट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को पता नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है। ये हैंड रोट है, हैंड रिटन है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेम बिहारी के द्वारा लिखा गया है इन इटैलिक स्टाइल, ठीक है। ये इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है विद ईच पेज एम्बेलिश्ड बाय शांति निकेतन पेंटर लाइक एज अ बिहोर रामहोर सिन्हा एंड नंदालाल बोस, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मेक श्योर कि आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ये सारी। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एम एन रॉय फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1934, ये कॉमन है, ठीक है। 1934 में किसने ये दिया था आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, एम एन रॉय ने दिया था, ठीक है। इट हैज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे वर्ल्ड के सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, ठीक है। हमने बाकी अदर कंट्रीज से ले लेके हमने बहुत ही लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, ठीक है। सो इट हैज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कितना है, एक प्रियम्बल है, 22 पार्ट है, ठीक है, विथ 448 आर्टिकल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो उस समय 395 आर्टिकल के साथ बना था, ठीक है, 395 आर्टिकल के साथ बना था, लेकिन बाद में इसको अंदर ही अंदर इसको एक्सटेंड किया गया। नाउ इट हैज 448 आर्टिकल्स, ठीक है, 448 आर्टिकल्स विच इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। एंड अभी मैं आपको बता दूं 12 शेड्यूल्स हैं एंड 5 अपेंडिक्स एंड 115 अमेंडमेंट्स इन इट करेंट फॉर्म, ठीक है। करेंट फॉर्म में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, 115 अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। आई थिंक आप इसका एक बार श्योर कर लीजिएगा, 22 जो पार्ट है ये मे बी 25 मेरे ख्याल से लग रहा है, ठीक है। इट इज 25 हो सकता है अभी, ठीक है, 25 पार्ट होगा मेरे ख्याल से, ओके। एंड 448 आर्टिकल्स तो श्योर है, ठीक है। और ये 12 शेड्यूल में इसको बांटा गया है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हेन इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 ऑफ जैन 1950 द नेशनल एम्बलम वाज चूजन, ठीक है। जब इंडिया रिपब्लिक बना ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 तो इंडिया का एम्बलम चूज किया गया, ओके। ऑन डिसंबर 13th 1946 देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस व्हिच वाज लेटर अडॉप्टेड एट द प्रीएम्बल ऑन 22 ऑफ जन 1947, ठीक है। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में इनको एज अ प्रीएम्बल के तौर पे इनमें अडॉप्ट किया गया, ठीक है। इसको एज अ प्रीएम्बल में इसको अडॉप्ट किया गया ऑन 22 ऑफ जनवरी 1947। 11th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट at the Central Library of the Parliament 3 exclusive copies of Indian constitutions are kept in a special helium filled case that are 22 inch long and 16 inch broad, ठीक है। 3 एक्सक्लूसिव कॉपी रखी गई किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कहां पर, ये स्पेशल हीलियम फिल्ड केस में रखा गया जो कि 22 इंच लंबा था और 16 इंच ब्रॉड चौड़ा था, ओके। नाउ 12th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है, 2 भाषा में लिखा गया है, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, ओके। सो 2 बार साइन हुआ है, मैंने आपको बताया कि मेंबर्स ने 2 बार साइन किया है, पहला हिंदी लैंग्वेज में, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में। इट्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ओके। ईच मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड बोथ ऑफ दीज कॉपीज, ठीक है। और जो भी मेंबर असेंबली में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर थे उन्होंने दोनों कॉपीज पे साइन किया है, ओके। नाउ 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द बैग ऑफ बोरोइंग सिंस इट इनकॉर्पोरेट्स लॉज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ न्यूमेरियस अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, यूके एंड फ्रांस एंड अदर्स, ठीक है। हमने बहुत सारी अदर कंट्रीज के साथ लेकर हमने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम
मतलब अलग सा बनाया है और वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और हमने किस किस से लिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ कंट्रीज के एग्जांपल है, यूएस का आप ले लीजिए, सोवियत यूनियन, रशिया को आज की डेट में जो बोलती है सोवियत यूनियन पहले नाम जाने जाती थी उससे, ठीक है, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और भी वेरियस कंट्रीज जैसे, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज साथ लेके हमने अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। 14th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द फाइनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक 2 year 11 months 18 days, ठीक है। ये जनरली सबको पता होता है, ठीक है, लिटरली अगर बोला जाए तो ये सबको पता होता है, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितना दिन लगा बनाने में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में। इट्स नो सरप्राइज दैट इट इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसीलिए इसको वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। और सरप्राइज नहीं होगा मैं आपको बोलने में कि वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिफोर बीइंग फुल्ली फाइनलाइज्ड एज मेनी एज 2000 अमेंडमेंट्स वर मेड टू द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब इसको फुल्ली फाइनलाइज करने की बात आई थी, उससे पहले की अगर बात मैं आपको बता दूं तो लगभग 2000 से भी ज्यादा इसमें अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट का मतलब होता है जनरली चेंजेस किए गए इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, लगभग 2000 चेंजेस किए गए थे उस समय बता रहे थे, और उस समय 2000 चेंजेस बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिएगा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना, उसको इतना अच्छे से कोई समझ नहीं पाता है इतना इजी से, ठीक है। लेकिन आज के डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है, उसको सरल लैंग्वेज में कर दिया गया है, ठीक है, सरल लैंग्वेज में उसको कर दिया ताकि लोगों इजी तक अपने राइट्स को समझे, ठीक है। हर चीज उनको बारे में पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे क्या राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 15 पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन योर आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। प्लीज होप मैं आपको बोला था कि बहुत ज्यादा ये 15 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट बना लें, ओके। सो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएल पिन which was seen in the news recently as a unique identification number related to which field? यूएल पिन के बारे में आप सबने सुना है, अगर नहीं सुना है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, किस फील्ड से रिलेट करता है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू विच फील्ड? दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए टैक्सेशन, बी लैंड रिसोर्स, सी एमसीएमई एंड डी ड्रोन रजिस्ट्रेशन। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस किस फील्ड से रिलेट करता है? ये रिलेट करता है लैंड रिसोर्स से। यूएल पिन का मतलब क्या था? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर वाज रिसेंटली लॉन्च फॉर असम, ठीक है। किस स्टेट के लिए इसको लॉन्च किया गया है? असम के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये एक कॉन्सेप्चुअलाइज था, ठीक है। क्या था? एक कॉन्सेप्चुअलाइज था अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, ठीक है। किस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, ठीक है। सॉरी, Under the initiative, 14-digit alphanumeric geospatial unique identification number is issued, ठीक है। इस इनिशिएटिव में क्या होगा? ये होगा कि 14 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक जियोस्पेशियल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाएगा और इट इज सीन एज भू आधार, ठीक है। भू आधार एज अ भू आधार के तौर पे इसको देखा जाएगा फॉर एवरी लैंड पार्सल ऑफ द स्टेट, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर। आपको याद रखना है कि यूएल पिन है जो कि रिसेंटली अभी किस फील्ड से ये बिलोंग करता है? लैंड रिसोर्स से ये बिलोंग करता है और ये क्या है? एक कॉन्सेप्चुअलाइज है अंडर अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर ये कॉन्सेप्चुअलाइज है, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन के बारे में आप सबने सुना होगा और रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ज्यादा बर्निंग है। क्यों बर्निंग है? क्योंकि मैं आपको बता दूं जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहे हैं उसी में से ये निकल कर आया है, ठीक है। और ये नहीं मैं आपको बता रहा हूं कि रशिया यूक्रेन का वॉर से मतलब कि रशिया यूक्रेन के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसकी कैजुअलिटीज, उसकी चीजें वहां से ये निकल कर आई है चीजें, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में था। विच इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये आपको बताना किस फील्ड से रिलेट करता है, ओके। दीज आर द ऑप्शन: ए डिजिटल करेंसी, बी रूल फॉर कॉम्पैक्टेंट बिहेवियर ड्यूरिंग अ वॉर, सी क्लाइमेट चेंज एंड डी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ओके। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जेनेवा कन्वेंशन टोटली अबाउट द रूल फॉर कॉम्पैक्टेंट बिहेवियर एंड ड्यूरिंग अ वॉर, ठीक है। ये मैं आपको मेनली
मेनली बता दूं कि 4 या फिर शायद 4 कन्वेंशन है इसके, ठीक है, जो कि फोकस करता है कॉम्बैक्टेंट बिहेवियर ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे जो कॉम्बैक्टेंट बिहेवियर्स हैं, ठीक है, वो आपको मेडिकल एड्स प्रोवाइड कराना टू ऑल द सिविलियंस, सिक्योरिटी एंड पीस एंड प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, ये सारे काम क्या करता है जेनेवा कन्वेंशन का ये काम है, ठीक है। सो जेनेवा कन्वेंशन क्या करते हैं, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है विच हाईलाइट्स द नॉर्म फॉर कॉम्बैक्टिंग बिहेवियर, ठीक है, एक टाइप का ये सेट ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग वॉर रशिया आर्म्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, सेवरल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड नॉन कॉम्बैक्टेंट हैव बीन इंपैक्टेड, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि बताया सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड नॉन कॉम्बैक्टेंट्स को भी ये देखता है, ठीक है। देयर आर ग्रोइंग कंसर्न्स अराउंड द इशू ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, ठीक है, और ये ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ ये काम करता है जेनेवा कन्वेंशन में। जनरली मैं आपको बता दूं 4 टाइप के ये जेनेवा कन्वेंशन है, ठीक है, चारों का अलग अलग रोल है। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रूल फॉर कॉम्बैक्टेंट बिहेवियर ड्यूरिंग अ वॉर, ठीक है। सो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट विच इंडियन सिटी रिलीज अ क्लाइमेट एक्शन प्लान एंड लेट डाउन a 30-year roadmap to tackle challenge of climate change, ठीक है। किस इंडियन सिटी ने अभी रिलीज किया रिसेंटली एक क्लाइमेट एक्शन प्लान जो कि लेट डाउन किया, कितना 30 साल का रोड मैप लेट डाउन किया है, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज से जो टैकल करने के लिए, जो चैलेंजेस है उससे टैकल करने के लिए, ठीक है। दीज आर द ऑप्शन ए चेन्नई, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली एंड डी कोलकाता। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुंबई ने इस प्लान को रिलीज किया है, मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है, ठीक है, जिन्होंने 30 साल का रोड मैप बनाया फॉर द सिटी टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रिपेयर द प्लान, ठीक है, किसने बनाया है ये प्लान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो लिख लीजिए ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC, ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इस प्लान को प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। और रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया, टेक्निकल सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, और ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस टेक्निकल सपोर्ट के साथ प्लान को रिलीज किया, इंट्रोड्यूस किया, ओके, बनाया, ठीक है। और इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं दैट एक्शन प्लान हैज सेट शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स, ठीक है। एक्शन प्लान में क्या है, 3 तरीके का आपको यहाँ पर प्लान देखने को मिलेगा, एक तो शॉर्ट मीडियम, एक शॉर्ट, दूसरा मीडियम, तीसरा लॉन्ग टर्म आपको क्लाइमेट गोल मिलेंगे विद एम्स टुवर्ड्स जीरो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस और नेट जीरो टारगेट फॉर 2050, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक टारगेट रखा है 2070 का कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट रखा है, उसने मतलब उन्होंने जो टारगेट रखा है उससे ये 20 साल पहले 2050 में ये बोल रहे हैं कि हम कर देंगे जीरो एमिशन, वी विल मूव टुवर्ड्स जीरो एमिशन फॉर द ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और नेट जीरो की तरफ हम कब तक हो जाएंगे, 2050 तक हम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किस कहां पर इसको लॉन्च किया गया है, मुंबई में इसको लॉन्च किया गया, 30 साल का ये रोड मैप प्लान लॉन्च किया गया है टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ climate change. So B will be the answer of this question. Okay, that's it for today's video analysis. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.